नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको चेक बाउंस मामले में आपके अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। चेक बाउंस होने पर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चेक का इस्तेमाल कई तरह के लेन देन जैसे कि कर्ज अदायगी, वेतन का भुगतान, फी आदि भरने में किया जाता है। चेक की प्रक्रिया बैंकों की तरफ से पूरी की जाती है और रोजाना निपटारा भी किया जाता है। अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसको कैश कराने के लिए बैंक में जमा करते हैं तो ये जरूरी है कि चेक जारी करने वाले के खाते में कम से कम उतने पैसे हों जितने का चेक उसने जारी किया है। अगर उसके खाते में उतने पैसे नहीं होते हैं तो बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है और इसी को चेक बाउंस कहा जाता है। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक की ओर से एक स्लिप भी दी जाती है और इस स्लिप में चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है। चेक बाउंस का केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत आता है। चेक बाउंस होने की सूचना देनदार को होना अनिवार्य है। लेनदार को अगर भुगतान 1 महीने के अंदर नहीं मिलता तो ऐसे हालत में देनदार को लीगल नोटिस भेजा जाता है। नोटिस मिलने के बाद अगर नोटिस मिलने के दिन से 15 दिनों तक अदायगी नहीं करता है तो ये कानून के तहत दंडनीय अपराध है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी और विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजेंद्र साहू आज आपको जानकारी देंगे। राजेंद्र जी आपको चेक बाउंस से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपका चेक बाउंस से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 इसके अलावा आप 0120612793 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे खास अधिवक्ता जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर चेक बाउंस की कानूनी परिभाषा क्या होती है? देखिए ज़ाहिरा जी, चेक बाउंसिंग जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में फॉर्मुलेट हुआ था, जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे फॉर्मुलेट हुआ था और आज तक उसमें जो मेजर प्रोविजंस हैं वो वैसे ही हैं, एक्सेप्ट कुछ अमेंडमेंट से उन चेंजेस को लाया गया है। इन चेंजेस से ये देखा गया है कि ताकि चेक बाउंसिंग जो एक ऑफेंस है जिसको इसलिए लाया गया था कि फॉर ग्रोथ ऑफ बैंकिंग एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो जो बैंकिंग एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उनकी ग्रोथ के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को लाया गया था, ताकि यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रॉमिस करता है पे करने के लिए और यदि वो चेक बाउंस हो जाता है या कोई प्रॉमिसरी नोट इशू करता है और उस नोट को वो नहीं ऑनर करता है तो उसके अगेंस्ट एक लीगल पेनल्टी के तौर पे उस पे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सके। जी जी, तो जो चेक जारी करता है वो कौन जारी करता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए ज़ाहिरा जी, वैसे तो चेक जो बेसिकली अगर आपका जो क्वेश्चन है उस हिसाब से जो चेक होता है, चेक एक बैंक से जारी होता है जो कि कस्टमर यूज करता है जी। और वो कस्टमर अपने किसी भी जिसको वो प्रॉमिस करता है पे करने के लिए उसको वो चेक देकर उसको वो प्रॉमिस करता है कि ये अमाउंट इस तारीख को और इस वक्त आप जाकर बैंक से ले सकते हैं। जी जी, राजेंद्र जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक ट्रांसफरेबल चीज है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी लीगल राइट को ट्रांसफर करने के लिए देता है जिससे कि वे व्यक्ति उस राइट को और उस टाइटल को होल्ड कर सके। जैसे कि यदि एक व्यक्ति एक दूसरे को चेक देता है तो वो ये कहता है कि आपको मैं एक अमाउंट पे कर रहा हूँ जो कि आप जाके बैंक से ले सकते हैं। जब वो एक बार वो चेक इशू कर देता है तो उसके बाद उसकी जो राइट्स हैं वो वहाँ पे खत्म हो जाती हैं और जिसको वो चेक मिला है वो जाके बिना किसी परमिशन या उसके वो चेक को इनकैश कर सकता है। तो बेसिकली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को राइट्स को ट्रांसफर करने को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जी जी, तो अक्सर हम चेक बाउंस की बातें भी सुनते हैं। अक्सर चेक बाउंस होता है, लोग जब जाते हैं बैंकों में तो किन हालातों में चेक बाउंस होता है और ऐसा क्यों होता है? चेक बाउंसिंग की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक व्यक्ति ने अगर चेक इशू किया और अगर चेक बाउंस होता है तो उसकी
क्या कंडीशन है वो बैंक आपको बताता है। जैसे कि इनसफिशिएंट फंड, हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया है उसके अकाउंट में उतने फंड्स ना हो, या कि पेमेंट वो स्टॉप करा देता है। पेमेंट स्टॉप बाय द ड्रॉअर भी एक इशू होता है। सिग्नेचर मिसमैच भी एक इशू होता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यदि अगर कोई स्टॉप पेमेंट कराता है तो वो भी लीगल पीनल प्रोसिक्यूशन के अंडर आता है। जी, तो चेक बाउंस होने पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या आप क्रिमिनल केस भी दायर कर सकते हैं? जी हाँ, चेक बाउंसिंग है ही क्रिमिनल ऑफेंस। जी जी। इसको सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर देखा जाता है, और इसमें 2 साल की सजा या डबल द फाइन या बोथ हो सकता है किसी व्यक्ति को जिसने ये चेक इशू किया हो, और अगर वो चेक डिसऑनर हो गया हो तो। जी जी। तो बेसिकली अगर आपको चेक कोई मिलता है और अगर वो बाउंस हो जाता है तो आप 138 की कार्रवाई अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई केसेस में लोग उसमें 420 आईपीसी की धारा लगाकर भी प्रोसिक्यूशन की तरफ जा सकते हैं। जी जी। तो चेक बाउंस में सजा और जुर्माने का क्या कुछ प्रावधान कहा गया है? जैसे मैंने आपको बताया कि चेक बाउंसिंग में जो सजा है 2 साल की सजा है, और उसमें या डबल फाइन ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, या जैसे कि दोनों भी दी जा सकती है। जी जी। तो चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से केस डिसमिस होने के बाद कितने दिनों में चेक का पैसा कोर्ट में जमा करना पड़ता है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा। जी। ये कंपाउंड किया जा सकता है। जिसने चेक दिया है यदि उसकी पेमेंट कर देता है तो वो उसे कंपाउंड कर सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अगर व्यक्ति पहली स्टेज पे इसको कंपाउंड करता है तो कोई कॉस्ट उसे नहीं पे करना पड़ेगा। यदि वो नेक्स्ट स्टेज पे, जबकि उसको सम्मन इशू हो गया हो या वारंट इशू हो गया हो, तब उसको 10% ऑफ दी चेक अमाउंट एज अ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। जी जी। और यदि वो रिवीजन में हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, उसके बाद जो भी डिसाइड होता है, तब उसे 15% ऑफ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचती है तो उसे पहले 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट वो पे करके ही उसकी सुनवाई हो सकती है आगे। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को फिर बता देते हैं कि चेक बाउंस से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो चेक बाउंस को लेकर आप अगर किसी भी तरह का कोई सवाल जानना चाहते हैं, क्या कुछ सजा इसमें होती है, क्या जुर्माना होता है और चेक बाउंस क्यों होता है, तमाम चीजों के बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और अगर आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं। हमारे अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिलीप हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं चेक बाउंस को लेकर? जी, मैंने एक प्लॉट लिया था और वो प्लॉट जो है कि उसको कब्जा नहीं दे पाया लैंडलॉर्ड है जी। और ऐसे में एग्रीमेंट हुआ, 100 रुपए के स्थान पर एग्रीमेंट हुआ कि आपके पैसे जो अभी का प्लॉट का रेट बनता वो हम वापस कर देंगे। उसमें उन्होंने 65 लाख का उन्होंने एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि 25% 16,25,000 से दिए थे टैक्स से। जो 2 बार सीडी होने के बाद तीसरे बार फिर उनके रिक्वेस्ट फिर तीसरे बार डाला कि आप डाल दो, तो फिर हमने वो 2 महीने में वो कैश हुआ। लेकिन दूसरा चेक 48,75,000 रुपए के दिए थे, जिसका 2 बार फिर सीडी हो गया उसका भी चेक। उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं किया। मैंने वकील किया हरिद्वार कोर्ट से, वकील किया और वकील करने के बाद उन्होंने एक नोटिस भेजा 30 डेज के लिए। नोटिस उन्होंने उनकी वाइफ ने रिसीव किया जी, और इसके बाद कोई जवाब नहीं आया। तो कल यहाँ से हमारे कोर्ट से समन जारी हुआ। तो क्या समन जारी होने के 20 अगस्त का डेट लगा हुआ है, यदि वो समन नहीं लेता है
क्या हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं? दूसरी बात कि वो ये भी कह सकता है कि हमने इनसे जमीन वापस लेने के लिए पैसे देके वापस लेने के लिए हमने चेक दिया था और मेरे पास पैसे नहीं हुए जी, तो मेरा कोई अपराध नहीं बनता है। हमने तो अभी इनसे जमीन ली भी नहीं है, हमने अपने नाम कराई भी नहीं है। जी, जी। तो चलिए मेरा ठीक कोई है, अपराध सलाह बनता ले नहीं लेते है। हैं। राजेंद्र जी, क्या सलाह देना चाहेंगे आप इनको? देखिए दिलीप जी, जो आपका पहला सवाल है उसमें जब आपने लीगल नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस भेजने के बाद आपने जब वो लीगल नोटिस आपने भेज दिया है और कोर्ट में आपने प्रोसिक्यूशन किया है, तो आपको ये पूरी राइट है कि आपने जो अमाउंट दिया है वो अमाउंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आता है और वो जो चेक इशूड है उस चेक के लिए आप उनको कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उनको सजा दिलवा सकते हैं। तो यदि वो आप उनको कानूनी प्रक्रिया के अंदर आप पूरा इसको केस को प्रोसिक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली वो अमाउंट जो आपने लिया है वो आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है राजेश जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। और साथ ही एक और कॉलर नसीम कानपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नसीम, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहेंगे? जी जी, ऐसा है कि हम हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। हाँ, ऐसा है कि हमारे भांजे को एक बैंक लोन के लिए क्रॉस चेक दे दिया था उसने, मतलब एक चेक दे दिया था, ब्लैंक ले लिया उससे भांजे से हमारे। जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए पूरी, सवाल पूछिए। जी, तो ये मसला हुआ है कि हमारा भांजा खुर्रम हबीब है, उससे एक चेक ले लिया कि मैं तुम्हारा लोन करा के दे दूंगा। उसकी शॉप है, ये तखत वगैरह बेचता है बाप मंडी में। जी, तो जी। उससे कहा कि मैं आपको जो हूँ मैं आपका लोन करा के दे दूंगा 5 लाख का, और आप ब्लैंक चेक दे दिए, मैं आपको 1 हफ्ते में दे दूंगा। इत्तेफाक से वो चेक दे दिया उसने, और उस पार्टी ने क्या करा कि वो चेक दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया और दूसरे को पता नहीं क्या 70 लाख का अमाउंट भर के दे दिया, क्या कर दिया। जब तो ब्लैंक दिया था उसने दस्तखत भी नहीं किए थे, उसने कुछ नहीं किया था। उसने उसके साथ फराड करके एक वकील कानपुर का था, उसको दे दिया वो चेक, उससे पैसा ले लिया होगा, जो भी कर लिया हो। लेकिन वो पार्टी ने क्या करा कि उसने जो है मुकदमा कायम कर दिया भांजे के ऊपर। अब मुकदमा कायम कर दिया भांजे के ऊपर, जबकि चेक के ऊपर उसके दस्तखत भी ओरिजिनल नहीं, कुछ भी नहीं, उसके हैंड राइटिंग नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती फंसाया गया। इसमें मुझे क्या करना होगा? जी जी, क्या राजेंद्र जी सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए नसीम जी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको सबसे पहले पुलिस के पास ये कंप्लेंट करनी चाहिए थी। यदि आपने नहीं की है तो आप पहले ये कंप्लेंट जरूर करें पुलिस में, चाहे पुलिस उस पर एक्शन ले ना ले, लेकिन आप एक उनसे डायरी नंबर जरूर लें। दूसरी बात यह है कि यदि आपके भांजे ने उस पर साइन नहीं किया था या उनकी राइटिंग नहीं है, तो ये केस जब पूरा चलेगा तो आपको अपना पक्ष रखने का पूरा हक है और आपको पक्ष रखने का मौका भी मिलेगा। और यदि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ये बता देते हैं कि वो चेक पे आपका सिग्नेचर नहीं है या वो राइटिंग आपकी नहीं है, तो वो केस आपके पक्ष में जरूर जाएगा। चलिए, उम्मीद है नसीम जी आपको जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल हम भी आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि चेक बाउंस होने पर बैंक की तरफ से क्या पेनल्टी होती है, कितनी पेनल्टी होती है? देखिए, जो बैंक की पेनल्टीज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। हर बैंक की अपनी अपनी पेनल्टीज हैं। इनवर्ड चेक्स के लिए अलग है, आउटवर्ड चेक्स के लिए अलग हैं। लेकिन यूजुअली जो पेनल्टीज हैं वो 300 रुपए से 750 रुपए के बीच में पेनल्टीज होती हैं। तो पेनल्टीज के बारे में हर बैंक का अपना एक अमाउंट है, जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आईसीआईसी है तो वो 500, 700, 750 लेते हैं। जी, तो डिपेंड करता है कि वो नेशनलाइज्ड बैंक है या वो प्राइवेट बैंक है, उनके अमाउंट अलग अलग हैं। सेकेंडली, आउट स्टेशन चेक और जो अपने यहीं के स्टेशन चेक्स हैं उनका भी अमाउंट अलग है। जी। लेकिन कोई भी ज्यादा अमाउंट 750 रुपए से ऊपर नहीं है चेक बाउंसिंग का। जी, तो चेक बाउंस के मामले में दोनों पक्ष के कानूनी अधिकार क्या क्या होते हैं? देखिए, चेक बाउंसिंग में दोनों पक्ष के इक्वल कानूनी अधिकार होते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी को कहता है कि इसने मुझे चेक दिया था और ये चेक बाउंस हो गया है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट सम्मन करके बुलाता है और कहता है आप अपना पक्ष रखिए। वो अपना पक्ष रख के ये बता सकता है, उसको ये बताना है कि इसने ये चेक किस लीगल लायबिलिटी के लिए दिया है। अगर वो लीगल लायबिलिटी प्रूफ होती नहीं है तो वह व्यक्ति अक्विट हो जाता है और वो छूट जाता है इन सब चीजों से। लेकिन अगर वो लीगल लायबिलिटी बनती है और जिसको वो चेक इशू था वो शो करता है कि लीगल लायबिलिटी थी, तो फिर उसको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा और दूसरे को सजा होगी।
तो बेसिकली अगर आप लीगल राइट्स की बात करें तो आपके पास पूरा राइट होता है ये बताने का कि इस चेक को आपने किस लिए दिया था और किस वक्त दिया था और क्या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन था जिसके लिए ये चेक देना पड़ा आपको। जी जी। वहीं किन किन दस्तावेजों को अर्जी के साथ लगाना पड़ता है? देखिए, चेक बाउंसिंग का जो प्रोसेस है, मैं आपको थोड़ा वो प्रोसेस समझाना चाहूंगा। हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये चेक बाउंसिंग का प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। जी जी। कि जब एक चेक किसी को इशू किया जाता है तो अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो आपको बैंक इंटीमेट करता है कि आपका ये चेक बाउंस हो गया है और उसका एक मेमो इशू करता है कि किस लिए ये चेक बाउंस हुआ है, ये इनसफिशिएंट फंड के लिए बाउंस हुआ है या स्टॉप पेमेंट के लिए बाउंस हुआ है। अकॉर्डिंगली अगर वो चेक बाउंस इनसफिशिएंट फंड या किसी भी रीजन की वजह से हुआ है तो आपको 30 दिन में आपको एक लीगल नोटिस भेजना होता है उस व्यक्ति को कि आपका ये चेक जिसको आपने मुझे इशू किया था वो बाउंस हो चुका है और कृपया आप उसकी पेमेंट करें मुझे। यदि वो पेमेंट 30 दिन में नहीं करता है, जिसका आप 15 दिन का टाइम देते हैं उसको, तो उसके बाद आपके पास 30 दिन होते हैं इस चेक को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने का और वो अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के आप प्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको इस चेक की कॉपी, जो कि ओरिजिनल कॉपी लगती है, ओरिजिनल मेमो लगता है बैंक का, जो बैंक ने बताया है कि किस वजह से ये चेक बाउंस हुआ है, और आपका एविडेंस एफिडेविट, आजकल एविडेंस एफिडेविट पहले से देना पड़ता है जिसमें आप ये बताते हैं कि ये किस लीगल लायबिलिटी के लिए ये चेक इशू किया गया था, आपको कब किया गया था, और उसमें आप ये भी बताते हैं कि आपको कोई लिमिटेशन से बार्ड तो नहीं है ये। फिर उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं सारे जिस ट्रांजैक्शन के तहत इस चेक को दिया गया है आपको। जी, तो इस तरह से आपको अपना केस बनाना बहुत जरूरी है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ये शो करना बहुत जरूरी है। सिर्फ चेक होना जरूरी नहीं है, चेक तो है ही, चेक के बाद आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि ये चेक किस लीगल लायबिलिटी के लिए दिया गया था। जी जी। समन और वारंट के बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, चेक बाउंसिंग जो है एक सम्मन प्रोसीजर है, लेकिन ये समरी प्रोसीजर हो गया है अब। तो यूजुअली जो सम्मन इशू करते हैं मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट सम्मन इशू करके आपको बुलाते हैं कि आपका ये चेक बाउंस हुआ है और आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। यदि व्यक्ति उस सम्मन पे भी नहीं आता है तब एक वारंट इशू किया जाता है। तो वारंट का मतलब होता है कि किसी को कंपेल करना कि आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना है। यदि व्यक्ति उस वारंट के बाद भी नहीं आता है, जो कि एक बेलेबल वारंट इशू होता है, तो उसके लिए एक नॉन बेलेबल वारंट उसके बाद इशू होता है। अगर वो नॉन बेलेबल वारंट के बाद भी ट्रेसेबल नहीं है तो उसके ऊपर 82 की प्रोसीडिंग्स की जाती है। 82 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स जो होती है उसमें उसका जो भी प्रॉपर्टी है और उसको कब्जा करने के लिए और बाकी ऑर्डर्स किए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक समरी प्रोसीजर है जिसमें पहले सम्मन इशू होते हैं, बाद में वारंट्स, अगर व्यक्ति नहीं आता है तो। जी जी। तो वहीं जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उन मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्धारण कैसे होता है? देखिए, पहले इस एनआई एक्ट में बहुत सारी एम्बिग्विटीज थी। पहले लीगल नोटिस जहां से इशू हुआ हो वहां पे लोग केस डाल देते थे, फिर कहीं बैंक जिस बैंक से है उस जगह डाल देते थे, जहां वो रहते हैं वहां के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो केस डाल देते थे। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में भास्कर वर्सेस दशरथ सिंह राठौर एक केस था, जिसके बाद ये डिसाइड किया कि जो ड्रॉई होता है, जिसको चेक मिला है, वो जिस बैंक में अपने जिस बैंक में डालता है, मान लीजिए वो बैंक उसका दिल्ली में है, तो दिल्ली का जुरिस्डिक्शन बनेगा और उसी जुरिस्डिक्शन को माना जाता है, ताकि वो एम्बिग्विटी अब खत्म हो गई है। यदि मान लीजिए आप गाजियाबाद रहते हैं या गाजियाबाद के किसी बैंक में डालते हैं तो आपका जुरिस्डिक्शन गाजियाबाद का कोर्ट बनेगा, जो कि एमएम कोर्ट होता है। जी जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी। चेक बाउंस से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को जरूर उनको इससे फायदा पहुंचेगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।